तो इस वीडियो हम कंप्लीट नोट उसमें से जितने भी टॉपिक दिए हैं सभी टॉपिक को कवर किए हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊष्मा की हम अवधारणा जानते हैं। देखिए ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक स्थानांतरित होती है। ठीक है, ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है, इतना याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अभी मैंने बताया कि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, यानी कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। जबकि ताप जो है यह ऊष्मा का मापन है। जो ताप है यह है किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की माप है, यानी कि ऊष्मा का मापन हमारा ताप है। अब जानते हैं ऊष्मा के मात्रक। देखिए अभी मैंने बताया कि ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसलिए एसआई पद्धति में जो हमारा ऊष्मा का मात्रक है यह जूल है, और सीजीएस पद्धति में कैलोरी है, एमटीएस पद्धति में किलो कैलोरी है। हमारे पास 4 प्रकार की मापन की पद्धतियाँ हैं। सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड इसे बोलते हैं, और एसआई जिसे अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति बोलती हैं। ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए एक कैलोरी को अगर जूल में बदलना है तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ओके, तो ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद जानते हैं कि 1 कैलोरी ऊष्मा किसे कहते हैं। 1 कैलोरी ऊष्मा 1 ग्राम जल को 1 एटीएम दाब पर, यानी कि 1 वायुमंडलीय दाब पर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी ऊष्मा बोलते हैं। ठीक, अब ऊष्मा की बीमा देख लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि ऊष्मा जो है ऊर्जा का रूप है, तो जो ऊर्जा का बीमा होगा वही हमारे पास ऊष्मा का भी बीमा होगा। तो ऊष्मा का बीमा होता है ml स्क्वायर T⁻²। ये कैसे आया इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो और हम कार्य बराबर जानते हैं W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि W बराबर F इंटू D होता है। अब बल का मात्रक, अब बल का बीमी सूत्र को पता होगा क्या होता है। बल का बीमी सूत्र होता है ml T⁻²। ये क्या है, बल का बीमी सूत्र है। और D विस्थापन है, तो यानी कि लंबाई है, तो लंबाई के लिए बीमी सूत्र में L लिखते हैं। देखिए यहाँ पर घात 1 है, यहाँ भी घात 1 आपस जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ml² T⁻²। यही जो है ऊष्मा के बीमा हो जाएगा। ऊष्मा के बीमा ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सोचने का तरीका आपको आना चाहिए किस प्रकार से हम ऊष्मा की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ताप का मापन। ताप का मापन हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए ताप का मापन हम लोग थर्मामीटर से करते हैं। यह जो गैलीलियो ने खोजा था, और एसआई पद्धति में ताप का मात्रक केल्विन है, जबकि ऊष्मा का मात्रक जूल था। ठीक, और देखिए ताप मापने की बहुत सारी इकाइयाँ हैं, लगभग 5 इकाइयाँ, जैसे सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, र्यूमर हो गया, रैंकाइन हो गया। और जो है अपना तापमान यूनिट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। देखिए तापमान का मापन मुख्यतः 5 प्रकार से कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर स्केल दिया गया है, पैमाना दिया गया है, जैसे सेल्सियस दिया गया है। सेल्सियस इकाई है जिसके द्वारा हम तापमान का मापन करते हैं। सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रैंकाइन। इसका यह सिंबल है, देख लीजिए। सेल्सियस को इस प्रकार से डिग्री सेल्सियस से, केल्विन को के से, यहाँ पर देखिए डिग्री नहीं लगा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर को डिग्री र्यूमर, और रैंकाइन को यहाँ पर देखिए डिग्री नहीं लगा है।
सिर्फ आपको इसका तापमान के मापन के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर आइस पॉइंट और स्ट्रीम पॉइंट, मतलब वह बिंदु जहाँ जल बर्फ बनता है और जहाँ पर वह उबलने लगता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यह जो स्केल का नाम है, ये किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, और किस वैज्ञानिक ने किस बिंदु को आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट बोला है, इससे पता होना चाहिए, तो आसानी से आप तापमान को माप सकेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कन्वर्टर संबंधित, जैसे सेल्सियस को केल्विन, केल्विन फ़ारेनहाइट को र्यूमर में, या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, इस प्रकार से बदलने के लिए क्वेश्चन आता है, तो बड़ी आसानी से आप बदल पाएंगे। तो देखिए, सेल्सियस जो आइस पॉइंट होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से केल्विन का जो आइस पॉइंट होता है 273.14 केल्विन, और इसका स्टीम पॉइंट होता है 373.14 केल्विन। फ़ारेनहाइट का होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और स्टीम पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर का जो आइस पॉइंट होता है यह 0 डिग्री र्यूमर होता है और स्टीम पॉइंट होता है 80 डिग्री र्यूमर। इसी प्रकार से जो है रैंकाइन का जो आइस पॉइंट होता है यह 460 रैंकाइन होता है और स्टीम पॉइंट होता है 672 रैंकाइन। ओके, तो इसे याद रखिएगा। आप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लेगा कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, या सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, या फिर सेल्सियस को रैंकाइन में बदलिए, या फिर रैंकाइन को केल्विन में बदलिए। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको इस आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट को याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है, बड़ी आसानी से आप बदल पाएंगे। कैसे, देखिए, एक थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी होता है, तापमापी पैमाना समीकरण, इसे याद रखिएगा, जिससे एक दूसरे को सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हैं। क्या है, किसी स्केल पर ताप का मान माइनस बर्फ बिंदु बटे में वाष्प बिंदु माइनस बर्फ बिंदु, इसे याद रखिएगा। जैसे किसी स्केल पर ताप का मान मान लेते हैं, हमें सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है। तो किसी स्केल पर ताप का मान मैंने सी लेते हैं, क्योंकि केल्विन सेल्सियस को ही हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो यहाँ पर सी रखिए। और जो सेल्सियस का जो बर्फ बिंदु है यानी आइस पॉइंट है 0 है, तो 0 रख लीजिए बटे में, और वाष्प बिंदु सेल्सियस का 100 है, तो यहाँ पर 100 रखिए, माइनस बर्फ बिंदु क्या है, बर्फ बिंदु 0 है, यहाँ पर देखिए, तो 0 रख दीजिए, तो 0 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसे किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो फ़ारेनहाइट का मान भी इसी समीकरण रखिए। तो किसी स्केल पर ताप का मान पे एफ रखिए, माइनस बर्फ बिंदु क्या होता है बताइए। फ़ारेनहाइट का भी मैंने पढ़ा कि 232 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो 32 लिखिए। और इसका जो स्टीम पॉइंट होता है 212 माइनस आइस पॉइंट 32, बस आपस में बराबर करके इसे हल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए C/100 बराबर, यहाँ पर 90/180 आ जाएगा। हम काटेंगे, क्या जाएगा, C/5 बराबर F माइनस 32/9, और इसे हल करेंगे तो C बराबर F/9 इंटू माइनस 32। तो इसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बड़ी आसानी से बदल पाएंगे। जैसे हमें फ़ारेनहाइट में दिया है 82, ठीक है, 82 डिग्री दिया है, ठीक है, 82 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। अगर हमें इसे सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, एफ के स्थान पर 82 रखेंगे, तो इनमें से 32 हटा देंगे और 5/9 से गुणा कर लेंगे, तो वह हमें जो आय प्राप्त होगा वह सेल्सियस में प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब मान लेते हैं इस प्रकार से अगर आपको केल्विन को र्यूमर में बदलना है तो इसी स्केल के मान को रखना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये नहीं समझ में आ रहा है, इसे याद करना पड़ा है, करने प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सीधे 3 याद रखिएगा। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन को आपस में बदलने के लिए C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर के माइनस 273/5, तो इसे याद रखिएगा, बाकी छोड़िए। इस समीकरण द्वारा आप याद कर सकते हैं। ये जो समीकरण कैसे आया है पता है, इसी जो है थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी से ही आया है। देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। तो इसे फ़ारेनहाइट में बदलना है,
कैसे बदलेंगे बताइए? हमें इसी सूत्र का प्रयोग करना होगा। देखिए यहाँ पर सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो सी के स्थान पर आपको क्या रखना है? सी के स्थान पर सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस रखना है और इसे हल कर देना है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए हमारे पास अब जानते हैं अगला टॉपिक परमताप। परमताप या परम शून्य ताप भी इसे बोलते हैं। किसे कहते हैं? देखिए सबसे न्यूनतम ब्रह्मांड में सबसे न्यूनतम संभव तापमान परमताप या परम शून्य ताप कहलाता है। परम ताप होता है किसी वस्तु का सबसे न्यूनतम तापमान, उससे ज़्यादा कम तापमान हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ब्रह्मांड में सबसे न्यूनतम तापमान को 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, ठीक है। और जो परमताप होता है, परमताप पर किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा लगभग शून्य हो जाती है। और पृथ्वी पर दर्ज सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। ये कहाँ पर मापा गया है? अंटार्कटिका के वोस्टोक स्टेशन पर मापा गया है, तो इसे याद रखिएगा। अब इसके बाद हम जानते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर द्वारा ताप का मापन किया जाता है। और थर्मामीटर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर और दूसरा होता है डॉक्टरी थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर में किसी प्रयोगशाला में तापमान के मापन के लिए यूज करते हैं, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग है जीव जंतुओं मनुष्यों का ताप मापन करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो थर्मामीटर 2 प्रकार होता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर। और दोनों की बनावट एक ही तरह होती है। सबसे पहले तो एक है कांच की बेलनाकार आकार की छड़ होती है, नीचे बेलनाकार बल्ब लगा होता है जिसमें पारा या एल्कोहल भर दिया जाता है और इस भाग को एक केस नली द्वारा बना दिया जाता है इस प्रकार पतली सी, जिसमें पारा, जब यह बेलनाकार बर्फ गर्म होता है तो पारा इस बिंदु पर चढ़ता जाता है ऊपर, ठीक। केस का तो आपको पता होगा, केसों का तो द्वारा ही हम जो पेन की नीब होती है वह है कागज पर चलती है, ठीक है। इस पर पृष्ठ तनाव बल कार्य करता है। देखिए ये थर्मामीटर कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो ये बेलनाकार बल्ब लगा होता है सबसे नीचे, इसे जो होता है इसमें पारा या एल्कोहल भर दिया जाता है, ठीक है। और इसे बर्फ़ के टुकड़े में कुछ समय के लिए बर्फ़ के टुकड़े में रखा जाता है। फिर यह पारा जो है जहाँ पर ठहरता है उसे 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया जाता है, जिससे अधो बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधो बिंदु। एग्जाम में जो है थर्मामीटर का चित्र बनाने के लिए आ जाएगा, हालांकि स्पष्ट तो नहीं है परंतु तरीका यही रहेगा। इसे अधो बिंदु बोल देंगे। फिर इसके बाद इस बेलनाकार बल्ब को जो नीचे भाग है इससे उबलते हुए पानी में रखेंगे, तो यह पारा जहाँ पर जाकर ठहरेगा उसे ऊर्ध्व बिंदु बोल देंगे और बीच के हिस्से को 100 बराबर भागों में बांट देंगे और प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से हमारा थर्मामीटर बन जाएगा, जिसका प्रयोग तापमान मापन के लिए करते हैं, ठीक। और बुखार मापना रहेगा तो ये जो बेलनाकार बल्ब होता है यह मनुष्य के जीभ पर कुछ समय के लिए यानी 30 से 40 सेकंड के लिए रखते हैं और पारा जहाँ पर ठहरता है वहाँ पर उस मनुष्य का तापमान होता है। तो इस प्रकार पता चलता है कि मनुष्य को बुखार हुआ है या नहीं हुआ है। तो स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके बाद जान लेते हैं हम अवस्था परिवर्तन, स्टेज चेंज। हमारा अगला टॉपिक है स्टेट चेंज। देखिए ये क्या होता है, जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, ठीक है। जब किसी पदार्थ को हम ऊष्मा देते हैं तो 2 कंडीशन होता है। पहला होता है या तो उस पदार्थ में ताप में परिवर्तन हो, यानी ताप बढ़ता जाए और दूसरा होता है अवस्था परिवर्तन, या फिर उस ताप का अवस्था परिवर्तन हो जाए, जैसे ठोस है तो द्रव बन गया, द्रव है तो गैस बन गया, ठीक है। 2 ही कंडीशन होता है।
जब ताप में परिवर्तन होगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। देखिए, जब किसी पदार्थ को हम ताप देते हैं तो उसका आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो पदार्थ का प्रसार हो जाएगा। ठीक है, परंतु इसमें जो है द्रव्यमान नहीं बदलता है, याद रखिएगा। द्रव्यमान नहीं, आयतन बदल जाता है। जब अणुओं के बीच का प्रसार हो जाएगा तो प्रसार भी 3 प्रकार होता है। पहला है रेखीय प्रसार, दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार, चौथा है आयतन प्रसार। तो इससे हमें नहीं पढ़ना, इस टॉपिक में नहीं है, और हमें पढ़ना है अवस्था परिवर्तन। जैसे बर्फ का जल बनना, जिसे गलनांक बोल देते हैं। फिर उसके बाद जल का उबलना, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, जिसे क्वथनांक बोलते हैं। देखिए, जब जल उबलकर गैस में वाष्पित होता है तो वह जो जल का तापमान होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर उष्मा देने से पानी का तापमान नहीं बदलता। ठीक है, वो डायरेक्ट वाष्पित हो जाता है 100 डिग्री के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वाष्पन और क्वथन में अंतर क्या होता है। देखिए, जब किसी पदार्थ को ठोस अथवा द्रव को जब किसी पदार्थ को ठोस हो या द्रव बिना उष्मा दिए अर्थात साधारण ताप पर वाष्पित हो जाता है तो उसे वाष्पन कहते हैं। वाष्पित हो जाता है मतलब वाष्प में परिवर्तन हो जाता है तो उसे वाष्पन को बोलते हैं। जैसे कपूर को अगर खुले स्थान में छोड़ देंगे तो वाष्पित हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए, क्वथन में जो होता है इसमें ताप की आवश्यकता होती है, इसमें उष्मा देना पड़ता है, जबकि वाष्पन में उष्मा नहीं देना पड़ता है। क्वथन जल के प्रत्येक भाग में होता है, जबकि वाष्पन सिर्फ द्रव के सतहों पर होता है। और क्वथन होता है तो आवाज़ आती है, वाष्पन में आवाज़ नहीं आता है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ऊष्मा संचरण की विधियाँ। तो ऊष्मा संचरण की मुख्य रूप से 3 ही विधियाँ हैं। पहला है ऊष्मा का चालन, ऊष्मा का संवहन, ऊष्मा का विकिरण। कंडक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन ऑफ हीट, रेडिएशन ऑफ हीट। अब इसके बाद जान लेते हैं हम ऊष्मा का चालन यानी कि कंडक्शन ऑफ हीट। यह जो ठोसों में होता है, इसमें ऊष्मा का हस्तांतरण पदार्थ के कणों के अपने स्थान से बिना हटे होता है। ठीक है, यानी कि ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठोस क्या है? ठोस एक माध्यम है, इसलिए ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे लोहे के छड़ जब इसे गर्म करेंगे तो इसमें कंपनों का आयाम बढ़ेगा तो ये आपस में टक्कर करेंगे तो ये ऊष्मा का प्रत्येक टक्कर में ऊष्मा का स्थानांतरण करेंगे। ये इसकी ऊष्मा देगा, यह जो है इसको ऊष्मा देगा, ये इसको, इस प्रकार से यह अंतिम तक चलता जाएगा। और यहाँ पर जिस सिरे से ऊष्मा दे रहे हैं उसके विपरीत सिरा यानी दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। अब जान लेते हैं ऊष्मा के चालक और कुचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। देखिए, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से होता है उसे ऊष्मा का चालन कहते हैं। ठीक, जैसे चालक क्या होता है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, ग्रेफाइट। ठीक है, प्रायः सभी धातुएं ऊष्मा का चालक होती हैं, परंतु एक ग्रेफाइट अधातु है, परंतु ये भी ऊष्मा और विद्युत का चालक है। जिसमें ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है उसे कुचालक बोलते हैं, जैसे लकड़ी, कांच, कागज। और उसमें चालकता का प्रयोग कहाँ पर होता है? जैसे चाय के प्यालों को चीनी मिट्टी से बनाया जाता है, नहीं तो हाथ जल जाएगा। फिर बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए जूट की बोरी या लकड़ी के बुरादे से ढक के रखते हैं। ठीक, ये उसमें चालकता के प्रभाव हैं। अब इसमें बात जानते हैं ऊष्मा का संवहन क्या होता है। कन्वेक्शन ऑफ हीट,
यह द्रव तथा गैसों में होता है, पदार्थ के अणुओं के हस्तांतरण के द्वारा होता है। ठीक है, जो चालकता था इसमें पदार्थ के अणु अपने स्थान पर थे, परंतु संचरण में जो अणुओं का स्थानांतर होता है इसमें गुरुत्व बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास जब हम जल को गर्म करते हैं तो यह नीचे वाला जो पदार्थ के अणु यानी जल के अणु होते हैं यह गर्म होकर हल्के हो जाते हैं, जिसके द्वारा यह ऊपर चला जाता है और ऊपर के जो भारी कण होते हैं वह नीचे आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है और ऊष्मा के अणुओं के स्थानांतरण द्वारा यह पूरा जल गर्म हो जाता है। इसमें जो है गुरुत्व बल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो भारी कण है इसे पृथ्वी जो है अपनी गुरुत्वाकर्षण से नीचे खींचती है, तभी ये नीचे आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो है 15वां आता है, 15वां टॉपिक है ऊष्मा के संवहन का उपयोग तथा प्रभाव। देखिए कमरे में खिड़की व रोशनदानों का होना, रोशन क्या होता है इसमें, खिड़की से ठंडी हवा आती है और रोशनदानों से गर्म हवा जाती है, क्योंकि जब कमरे में गर्म हवा हो जाएगी तो वह हल्की हो जाएगी, जिसकी वजह से ऊपर जाएगा और रोशनदानों से निकल जाएगा और खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आएगी, जिससे कमरा ठंडा बना रहेगा। और दूसरा है लालटेन के ऊपर नीचे छेद होना, नहीं तो उसमें शीशा लगा रहेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। जो उसमें लालटेन होता है उसमें तो आग जलती है, जब आग जलता है तो बीच का हिस्सा हीट हो जाएगा, उसमें बड़ी हवा भी हीट हो जाएगी तो वह ऊपर उठेगा। अगर ऊपर उठेगा तो अगर ऊपर कहीं छेद नहीं रहेगा तो वह पूरा लालटेन गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से शीशा टूट जाएगा। ठीक है, परंतु वहाँ छेद होने के कारण हवा जो है ऊपर से निकल जाती है, गर्म हवा ठंडी हवा नीचे से आती है, जिसकी वजह से जो हमारी लालटेन होती है सुरक्षित बची रहती है। और जाड़ों में गर्म पानी से कमरों को गर्म रखा जाता है। ठीक है, ये भी ऊष्मा के संवहन का प्रयोग है। अब हमारा अगला टॉपिक है ऊष्मा का विकिरण, रेडिएशन ऑफ हीट। देखिए इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें रेडिएशन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, जैसे सूर्य द्वारा पृथ्वी का गर्म होना यह रेडिएशन द्वारा होता है। यह रेडिएशन क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जिसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब चूल्हा पर आप खाना बनाते हैं, यहाँ पर तीनों प्रक्रियाएं होती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, देखिए कैसे होता है। यहाँ पर जो पात्र रखा गया है इसमें तो कंडक्शन होगा, क्योंकि यह ठोस है। जो द्रव है उसमें कन्वेक्शन होगा, द्रव जो गर्म होगा तो गर्म अणु ऊपर जाएंगे और ठंडे अणु नीचे आएंगे, तो इस प्रकार कन्वेक्शन हो गया। और यहाँ पर जो लपटें निकल रही हैं ये सीधे आपके ऊपर लगेंगे जहाँ पर रेडिएशन हो रहा है। ठीक, इस प्रकार से जब चूल्हे पर आप खाना बनाते हैं तो यहाँ पर तीनों प्रक्रियाएं होती है। देखिए इसी के सिद्धांत पर हमारा थर्मस कार्य करता है। थर्मस क्या होता है, इसका आविष्कार जेम्स ड्रेवर ने किया था। थर्मस जो होता है यह इस प्रकार बनाया होता है कि इसमें चालन की जो तीनों विधियां हैं, कौन कौन से ऊष्मा संचारण जो तीनों विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण, तीनों को रोक दिया जाता है। जिसे थर्मस में रखा गया पदार्थ या द्रव हो, गर्म रखा गया है तो गर्म ही रहेगा, ठंड रखा गया है तो ठंड ही रहेगा। कैसे रहता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो हमारे पास यहाँ पर थर्मस रहता है ना, यह बीच में जो है 2 लेयर होता है और इसे इस प्रकार बनाया जाता है कि इस प्रकार से बीच में खोखला लेयर होता है। ठीक है, और इसमें जो है ये किसी संपर्क में नहीं रहता है। इसमें जो हवा रहती है इसमें हवा निकाल लिया जाता है, उसे निर्वात बना दिया जाता है। जब निर्वात बना दिया जाता है तो यह यहाँ पर कंडक्शन रुक जाएगा। ठीक, कंडक्शन और कन्वेक्शन रुक जाएगा, क्योंकि निर्वात बना दिया गया, वायु भी नहीं है जिसके द्वारा इसमें कन्वेक्शन हो। ठीक है, जब इसे निर्वात बना दिया जाता है बीच वाले भाग को, तो बीच में जो रखा पदार्थ है यह कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा गर्म नहीं हो पाता है।
फिर हमारे पास आता है रेडिएशन। रेडिएशन को रोकने के लिए जो है इसके अंदर भाग को दोनों ओर जो है क्या करते हैं, इसे जो है चमकदार से पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, कोटिंग कर देते हैं चांदी के लेयर से, ठीक, जिसकी वजह से रेडिएशन भी रुक जाता है। तो इस सिद्धांत पर यह है जो है थर्मस काम करता है, जिसकी वजह से इसमें रखी वस्तु या तो गर्म रहती है या तो ठंड रहती है। जिस स्टेट में रखी गई हुई होती है उसी में बनी रहती है। हालांकि इसमें भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, यह 24 घंटे में अपने सामान्य स्थिति में आ जाता है, ठीक है। परंतु कुछ समय के लिए आप ऊष्मा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि यह ऊष्मा के संचरण को कुछ कम कर देता है। तो थर्मस का आविष्कारक जेम्स ट्रेवर है। अब विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा जो है विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। इसे CIS से दर्शाया जाता है और विशिष्ट ऊष्माधारिता Q बराबर होता है Q/m इंटू डेल्टा टी, जहाँ Q है आवश्यक ऊष्मा, m मास द्रव्यमान है, डेल्टा टी तापांतर है, ठीक है। और इसका मात्रक होता है, देखिए Q ऊष्मा है तो भी बताया मैंने, इसका मात्रक जूल होता है, m द्रव्यमान है तो किलोग्राम, और तापांतर K है तो केल्विन हो जाएगा, ठीक। और तापांतर का विमीय सूत्र में लिखने के लिए थीटा या K का प्रयोग करते हैं। और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है mL² T⁻², और द्रव्यमान के लिए कैपिटल M हो जाएगा, और तापांतर ताप है तो थीटा या K का प्रयोग करेंगे तो विमीय सूत्र हो जाएगा m⁴ L² T⁻², θ⁻1। और जल का जो हमारा विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है यह 4200 जूल होता है, 4200 जूल प्रति किलो कैलोरी, ठीक है। विशिष्ट ऊष्माधारिता आपको समझ में आया होगा। अब गुप्त ऊष्मा क्या होती है, किसी पदार्थ को दी गई वह ऊष्मा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए अवस्था परिवर्तन कर दे। किसी पदार्थ को दी गई वह ऊष्मा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए अवस्था में परिवर्तन कर दे, उसे गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। जैसे बर्फ है, बर्फ से जल बनाना है तो बर्फ को कितना ऊष्मा दे कि जल बन जाए, इसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। जैसे बर्फ का जल बनना, ठीक। अब गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, गुप्त ऊष्मा बदलने के लिए दी गई ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा में बदलने के लिए दी गई ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे जल से बर्फ बनने के लिए हमारे पास 30 किलो कैलोरी की ऊष्मा लगती है, 80 किलो कैलोरी की ऊष्मा लगती है, और जल से वाष्प बनने के लिए 540 किलो कैलोरी की ऊष्मा लगती है। अब ऊष्मा के प्रभाव जान लेते हैं। देखिए ऊष्मा के प्रभाव में ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मा के प्रभाव से ऊष्मीय प्रसार होता है, इसीलिए रेल की 2 पटरियों के बीच की दूरी छोड़ी जाती है। गर्मियों में वो प्रसार हो जाएगा जिसकी वजह से ट्रेन आपस में टकराने की संभावना रहेगी, इसलिए रेल की पटरियों के बीच में कुछ दूरी छोड़ दी जाती है। अवस्था परिवर्तन जैसे ठोस में द्रव होता है ऊष्मा के प्रभाव के कारण। रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ताप बढ़ाने पर विद्युत चालकता घट जाती है, जैसे डायोड ट्रांजिस्टर जो है एक काम करना बंद कर देते हैं, इससे चालकता यानी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ये जो है अर्धचालक के बने होते हैं, ठीक है। जब तापमान बढ़ेगा तो इसकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी, जिसकी वजह से डायोड और ट्रांजिस्टर यानी अर्धचालक से बने उपकरण काम करना बंद कर देंगे। रासायनिक परिवर्तन, जिसे कई अभिक्रियाएं बढ़ाने पर तेज हो जाती है, जैसे चूना पत्थर का वियोजन। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है बताइए, CaCO3 चूना पत्थर होता है। जब इसे गर्म करेंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा चैप्टर ऊष्मा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट करिए, हम अच्छे से
जो टॉपिक नहीं आया है उससे बताने का प्रयास करेंगे। बाय बाय।